सब लोग पिछले क्लास में आपसे मैंने पढ़ाया था, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था हमने। 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पे। क्या क्या थे याद है ना आपको? याद है ना? पहला क्या था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या क्या है? कोकी, बैसिली, विब्रस, स्पाइरिला। ठीक है। कोकी यानी जो स्पेरिकल होंगे उनको कोकी बोला गया। बैसिली मतलब रोड शेप को बैसिली बोला गया, जिनको सिंगुलर बैसिलस भी बोल सकते हो आप। विब्रस जो कॉमा टाइप के होंगे, है ना, एक पॉइंट के टाइप के होंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एल्गे की बात करेंगे तो एल्गे हमने पढ़ा था। एल्गे जनरली प्लांट, सिंपलेस्ट प्लांट्स कहा जाता है इनको। दे बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम। पढ़ा था ना आपने? बुक पढ़ लेना, क्योंकि मैं फिर इतना नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे बुक पढ़ाने पड़ेगा। बस मैं हल्का हल्का आपको समझा दे रहा हूँ। ये प्लांट Chlamydomonas हो गया। These all are the example of algae which are unicellular. Some of the multicellular are multicellular and the macroscopic. Macroscopic मतलब जो आप नेक्ड आई से भी क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। Such as seaweeds, some microorganism, algae are multicellular organism. Okay. नाउ हमने पढ़ा था फंजाई के बारे में। फंजाई क्या थे? ये या तो हेटेरोट्रॉपिक मोड, ये जनरली सेप्रोफाइटिक या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब हुआ जो सड़ी गली चीजों को खाकर अपना फूड गेन करते हैं। और पैरासाइटिक उनको कहा जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म अपना फूड ड्राइव करते हैं विदाउट किल किए हुए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ईस्ट, राइजोपस, ठीक है, एग्रिकस, पेंसिलियम। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द फंजाई। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ जनरली एक कैसे है? एनिमल स्ट्रक्चर, एनिमल है एक तरीके से, यूनिसेलुलर है। दे परफॉर्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे डू नॉट पोसेस chlorophyll, that's why they do not able to make their own food. They have the ability to move from one place to another place. They are generally aquatic animals. ये generally aquatic होते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और ट्रिप्नोसोमा जो हो गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। वायरस की बात करेंगे तो वायरस को आज तक लोग, साइंटिस्ट इसको समझ नहीं पाए हैं ये क्या है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बिकॉज जब तक ये किसी होस्ट से बाहर रहता है, जब तक ये किसी की बॉडी में एंटर नहीं करता, तब तक इसकी बिहेवियर एक नॉन लिविंग थिंग जैसी होती है। जैसे ही वो किसी के अंदर एंटर कर जाता है, गुड मॉर्निंग सर, वो खुद को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। कौन आया अभी? तो लोग तो शुरू से हैं। हेलो, सर प्लीज कैरी ठीक है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे आज में पढ़ना यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है इन आवर एनवायरनमेंट। नाउ नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन नेचर। A number of microorganisms help us in different way in our day-to-day lives. Okay, some such useful microorganism microbes and their usage are
डिस्कस बिलो। यहाँ पर आते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, ओके, मेकिंग कर्ड एंड चीज, अ बैक्टीरिया कॉल्ड द लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड एंड द चीज फ्रॉम द मिल्क। है ना, आप जो दही खाते हो, आप जो पनीर खाते हो, वो जनरली किसके हेल्प के थ्रू बनता है? वो एक खास तरह के बैक्टीरिया के हेल्प से बनाया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। When a little curd is added to the milk, the lactobacillus present in the curd converts lactose sugar contained in milk into the lactic acid. जब आप, क्या होता है आपने देखा होगा, जो प्रोसेस होता है कर्ड बनाने का, उसमें क्या होता है, मम्मी क्या करती है, थोड़ा दूध को उबाल लेती है और जब वो हल्का गर्म हो जाता है तो उसमें क्या मिला देती है, थोड़े अमाउंट में दही मिला देती है, जिसको, है ना, उसको मिलाना होता है। वो जो स्मॉल अमाउंट में आपने कर्ड मिलाया है उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब कम अमाउंट में लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस का जो मेन काम होता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज नाम का एक स्पेशल शुगर पाया जाता है, याद रखना, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। याद रहेगा, ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज शुगर को क्या, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड, एसिड आपको ऑलरेडी पता है खट्टा होता है खाने में, है ना। तो ये लैक्टोज को, जनरली लैक्टोबैसिलस का काम क्या हुआ, हाउ लैक्टोबैसिलस हेल्प इन फॉर्मिंग द कर्ड और चीज फ्रॉम द मिल्क, देन द लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस convert lactose sugar into the lactic acid, okay, contained in milk into the lactic acid. Such a process in which the microorganism convert a sugar into the acid or alcohol is known as fermentation. याद रखना, नया टॉपिक आ गया, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या हुआ, तो शुगर, है ना, कुछ लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, शुगर को, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। जैसे सपोज करो आप जैसे सपोज करो कि शुगर हो गया, है ना, चीनी का जो, सॉरी, शुगर का जो जूस होता है, शुगर कैन जूस जो होता है, उसको उसको अगर हम क्या करें, उसको एक बोतल में ले ले, ठीक है, एक बोतल में ले ले या एक बर्तन में ले ले, और उस बर्तन में लेकर हम क्या करें, उसमें उस शुगर केन के जूस में थोड़ा सा ईस्ट मिला के उसको ढक दे, बंद कर दे। देन कुछ दिन के बाद वो जो शुगर जूस है वो धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं, शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। द इंक्रीज एसिडिटी इन द मिल्क कॉजेज द प्रोटीन casein to the coagulate to form lumps which lead to the formation of the curd, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, इंडस्ट्री द फॉर्मेशन ऑफ चीज आल्सो स्टार्ट बाय एडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टू द मिल्क। चीज को भी लैक्टोबैसिलस से बनाया जाता है। अब बात करेंगे हम मेकिंग ब्रेड, इडली एंड ढोकलाज। बैक्टीरिया जो होते हैं उनका यूज इडली ढोकला बनाने में, ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट प्ले अ विटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड एंड सच एज ब्रेड, इडली, डोसा एंड ढोकला। आप जो इडली, डोसा, ढोकला या ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड वगैरह जो होता है बड़ा फ्लूफी रहता है, नहीं, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा फ्लूफी, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। आप ब्रेड को दबाओगे तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, स्पंज की तरह दब जाएगा। तो ये क्यों होता है, तो इसको जब बनाया जाता है तो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है ना। व्हेन ईस्ट इज टू एनी डो, ठीक है, किसी भी डो में, जो डो का मतलब हुआ जो आटा जो गूंथते हैं उसको डो कहा जा रहा है, तो किसी भी डो में जो आप क्या मिलाते हो, ईस्ट मिलाया जाता है। ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन इन द डो। तो शुगर में जो उस डो में जो शुगर होता है ना, उसको वो ब्रेक कर देता है, विच रिलीजेज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसमें हेल्प करता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। मतलब समझ में आया। सपोज करो कि जो आटा आप गूंथो, ये आटा
ये डाउ हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया। जब आप उसको गूंथ रहे थे तो उसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया, पानी को हल्का सा गर्म किया, उसमें ईस्ट मिलाकर उसी से इसको क्या किया हमने, ठीक है, उसी से हमने इसका डाउ बनाया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। थोड़े समय के बाद ये साइज देखोगे तो ये साइज बढ़ के बड़ा हो जाएगा, खुद ब खुद इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। क्यों, तो इसमें क्या हुआ, आपने ईस्ट मिलाया तो उसके अंदर जो शुगर था उसको बाई फर्मेंटेशन से, है ना, ईस्ट ने क्या किया, बाई फर्मेंटेशन से, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना वो इस डाउ के साइज को क्या कर देती है, ठीक है। और जब इसको बेकिंग किया जाता है, जब इसको पकाया जाता है, तो जब आप इसको गर्म करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उससे बिल्कुल बाहर आती है, बिल्कुल प्रेशर के साथ, जिसके कारण उसमें क्या होता है, वो जो ब्रेड हुआ या इडली हुआ या ढोकला हुआ, उसमें क्या होता है, वो छोटा छोटा पोर बना के बाहर आती है, जिसके कारण की साइज जो हो जाती है वो बड़ी हो जाती है, वो अंदर से खोखला हो जाता है। इज दैट क्लियर? When the yeast is added to any dough, it breaks the sugar present in the dough, which release alcohol and carbon dioxide. The formation of the carbon dioxide gas causes dough to rise up and becomes fluffy, making alcoholic beverage. It is also used in the preparation of the alcoholic beverage like beer and wine. Formation of the sugar present in the food items such as grapes. है ना, जैसे अंगूर का जूस हुआ, उसको क्या करते हैं लोग, किसी बोतल में ईस्ट में डालकर रख देते हैं, किसी बोतल में डालकर रख देते हैं, 10 दिन 15 दिन के बाद वो खुद ब खुद वाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मेडिसिनल यूजेज भी हैं मेडिक्स, ओके। तो एंटीबायोटिक्स क्या हुए, माइक्रोब्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया आर यूजफुल टू मेक द मेडिसिन नॉन एज एंटीबायोटिक्स। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स की, है ना। डॉक्टर बोलता है कि भाई बीमारी है, इसका एंटीबायोटिक्स ले लो, या फिर जब आपके कहीं कट छिल जाते हैं तो वहां पर एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन लगा दिया जाता है। These medicines destroy the harmful microorganism present in an infected body and are treat many diseases in human, animals and even plants, है ना। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इन्फेक्टेड बॉडी पर काम करते हैं और डिजीज को रोकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कोई भी प्लांट्स हो। The first antibiotics was penicillin. याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि write the name of the first antibiotic. The first antibiotic is what? Penicillium या penicillin. Okay. Discovered by the scientist named as Alexander Fleming. इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इसको किसने बनाया था? Alexander Fleming ने बनाया था। Was produced for the fungus Penicillium, जिसको एक स्पेशल टाइप्स के फंगस से बनाया गया था, जिसका नाम था पेंसिलियम। पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलियम फंगस के थ्रू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, दिस ऑल आर टू मोर एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक्स। याद रखना, आपसे एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, कि पेंसिलिन का डिस्कवर्ड किस, सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर्ड किया था, तो कौन था वो? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब बात करते हैं वैक्सीन। देखो सिंपली अभी हमने पढ़ा क्या, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जिसको, जो जनरली क्या होते हैं, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। यस, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक ऐसे मेडिसिन हैं जिनका काम होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करना। इनको बनाया भी गया है माइक्रोब्स से, लेकिन ये क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स को रोकने का काम करते हैं। इनको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है? देखो आज आज बहुत वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैक्सीन वैक्सीन चिल्ला रहे हैं कि आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है। किसका? वायरस का। ये जो वायरस कोरोना है उसका कोई भी वैक्सीन अपने पास नहीं है। तो देखो वायरस को किल करने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं, है ना।
और बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, बट वायरस के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। तो वैक्सीन क्या है, आपने नाम सुना होगा, पोलियो का वैक्सीन होता है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आता है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन आता है ना, या फिर कोलेरा का वैक्सीन होता है। समझ में आ रहा है वैक्सीन क्या है? तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपके बॉडी में है ना एक इम्यून सिस्टम है, आपके बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम करता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इम्यून सिस्टम मतलब आपकी बॉडी की क्या है, एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है ना, डिजीज रेजिस्टेंस, उसको बढ़ाती है, आपको कोई बीमारी नहीं होने देती। आपका बॉडी खुद में डॉक्टर है, आपका बॉडी खुद में एक डॉक्टर है। आपकी बॉडी में कुछ भी फंक्शन गलत चलता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डॉक्टर है, आपके बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। आपके ब्लड में तीन तरह के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो है वो आपका एक तरीके से बॉडी का सोल्जर भी है ना, वो डिजीज से लड़ता है। इसका काम क्या होता है कि जब सपोज करो आपके बॉडी में कोई एंटीजन सॉरी जब आपकी बॉडी में कोई फॉर्जिन मटेरियल इंटर कर जाता है, कोई वायरस इंटर कर जाता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उसको देखता है। समझ में आ रहा है? ये स्टोरी समझ लो पहले। सपोज करो कि ये कोई वायरस है, सपोज करो कि आपके बॉडी में, आज आप सुनते होगे कि कोरोना से इतने लोग ठीक हो गए, तो कैसे ठीक हो गए? दवा से नहीं ठीक हुए, उनकी बॉडी में खुद ब खुद क्या है, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई उपाय नहीं। और जिनका वीक होता है, या तो वो बेड पे पड़े रह जाते हैं या फिर वो दुनिया छोड़ देते हैं, है ना, उनकी डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल तो सबके पास है। तो सपोज करो कि ये कोई वायरस आपके बॉडी में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ये व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स ने देखा और ये एक वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स से कहा कि आपकी बॉडी में इंटर कर गया, ये एक फॉर्जिन मटेरियल है। तो ये क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल का अपना कोई सेफ नहीं होता, ये इसके पास पहुंचेगा और इसे फाइट करेगा, इसको ईट कर जाएगा, इसको इंगल्प करेगा अपने अंदर। और इसको मारने के लिए एक स्पेशल टाइप्स का, ठीक है, एक स्पेशल टाइप्स का सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम कहेंगे एंटीडोज। ठीक है, इसको मारने के लिए हम स्पेशल टाइप्स का एंटीडोज बनाएगा, या एंटीजन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। A disease causing microbes that enter the body contains certain substance that help our body recognize the microbes as a foraging agent. हमारे बॉडी में जब ये इंटर करता है तो इनके पास स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी पहचान जाता है कि ये क्या है, बॉडी से बाहर का रहने वाला कोई, ठीक है, बाहर का रहने वाला कोई सब्सटेंस है। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीजेंस। इन सब्सटेंस को एंटीजेंस कहा जाता है। जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कह रहे हो वही एंटीजेंस है। When an antigens enter the body, सॉरी, the substance are called antigens। यहाँ वायरस को एंटीजेंस कहा जा रहा है। ठीक है, when the antigens enter the body, जब ये वायरस या एंटीजेंस इंटर करता है बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है फिर, the substance that help it fight to the microbes, our body produce substance that helps to fight with microbes। तो हमारा बॉडी जो होता है वो खुद से एक सब्सटेंस बनाता है जो इसको मारने में हेल्प करते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, जैसे ही उसको देखा उस फर्जिन मटेरियल को, तो उसको मारने के लिए एक स्पेशल केमिकल बनाया जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडीज है। याद रखना, वो केमिकल का नाम क्या है, एंटीबॉडीज है। ठीक है, वैक्सीन आर वीकेंड एंड डेड जर्म्स दैट कॉज द पार्टिकुलर डिजीज। और ये जो वैक्सीन होते हैं, देखो आप सिंपली समझो, क्या हुआ कि जैसे ही आपके बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल घुसेगा, तो ये जो जो हमारा जैसे ही आपके बॉडी में कोई एंटीजन घुसेगा, देन आपका व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो उसे फाइट करने के लिए उसके पास जाएगा। और फाइट करने के लिए वो उसको किल करने के लिए एक स्पेशल टाइप्स का केमिकल बनाएगा जिसको आप एंटीबॉडीज कहोगे। ठीक है, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स स्ट्रांग हुआ और ये एंटीजन वीक हुआ, ठीक है, तो वो उसको किल कर देगा। ठीक है, बट अगर व्हाइट ब्लड सेल वीक हुआ, ठीक है, तो और वो एंटीजन को नहीं किल
किल कर पाएगा, देन आपकी बॉडी जो होगी वो बीमार पड़ती चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो वो किल कर दिया, है ना, किल करने के दौरान आपका बॉडी 1-2 दिन, है ना, फीवर भी आ सकता है। एक्चुअली जब आपको फीवर आता है तो वो प्रोसेस जो होता है वो आपके बॉडी को क्या होता है, रिकवर कर, जब आपको फीवर आता है तो उस समय आपका बॉडी खुद को रिकवर कर रहा होता है। उस समय आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स और जर्म्स के बीच में लड़ाई चल रहा होता है। उसको किल करने के लिए क्या करता है, सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप अब बात करते हैं हम किसके बारे में। अब तो ये हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये हुआ हमारे इम्यून सिस्टम का काम करने का तरीका, कि कोई एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करेगा, व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट हो जाएगा, उसको किल करने के लिए वो स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा, स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनाएगा। अगर वो स्ट्रांग हुआ तो उसको किल कर देगा, अगर वीक हुआ तो खुद क्या होगा, एंड हो जाएगा। और अगर वो खुद एंड हो गया तो इस दौरान क्या होगा, ये वायरस बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करेगा बॉडी के अंदर, और फिर वो जो पर्सन होगा उसके मरने का चांसेस ज्यादा होगा, या उससे उसको कुछ, है ना, उससे कुछ उसको ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ेगा उसकी बॉडी पर। अब हम बात करते हैं क्या, ये यहाँ तक तो ठीक है। एक नया टॉपिक आया आपका, वैक्सीन, है ना। वैक्सीन क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन अ वैक्सीन। तो वैक्सीन का मतलब हुआ कि सपोज करो स्मॉल डोज, सपोज करो कि बच्चों को आपने ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उस बीमारी का जर्म्स आपके बॉडी में एंटर करवाया जा रहा है, बॉडी में जर्म्स इंटर कराया जा रहा है। और उस जर्म्स के इंटर होने से क्या होगा आपके बॉडी में, ठीक है, आपके बॉडी में जर्म्स इंटर कराया जाएगा, लेकिन वो जर्म्स जो होगा वो जर्म्स थोड़ा पहले से ही कमजोर होगा, या तो वीक होगा या तो डेड होगा, वीक और डेड होगा वो, याद रखना। वैक्सीन आर, यहाँ पे देखो बताया भी गया डेफिनेशन में, यहाँ डेफिनेशन में बताया भी गया आपको, ठीक है, वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन आर द वीकेंड और द डेड जर्म्स दैट कॉज अ पार्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन वीकेंड या तो बिल्कुल कमजोर या तो डेड जर्म्स होती है। जब आपके बॉडी में पोलियो का वैक्सीन आपको दिया जाता है तो वो एक्चुअली पोलियो का जर्म्स ही आपके बॉडी में एंटर कराया जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी या तो मरी हुई होती है या फिर वो वीक होती है। क्योंकि ऑलरेडी कमजोर है तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स उसको इजिली किल कर देगा नहीं। अगर स्ट्रांग वाला एंटर कर गया तो बॉडी को शायद ना किल कर पाए, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही वो खा जाए। लेकिन अगर वीक है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उसको एक बार पहचान लेगा और किल कर देगा, है ना। उसको मारने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाएगा, और एक बार अगर व्हाइट ब्लड सेल्स उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाने में सक्सेस रहा, वो उसको किल करने के लिए, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, यस सर, यस सर। वो उसको किल करने के लिए, ठीक है, वो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन चूंकि ये हम जानबूझ के अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के अंदर जानबूझ के एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करा रहे हैं, तो इजिली वो उसको किल कर देगा। और एक बार माइक्रो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स उसको किल करना सीख गया तो लाइफ में वो कभी भी हमारे बॉडी में एंटर करेगा, लाइफ में कभी भी वो वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा Sir. तो Yes. वो उसको मारने का उसको इजिली वो किल कर देगा। ठीक है, एंटीबॉडीज ऑफ द वैक्सीन स्पेशली रिक्वायर्ड टू फाइट द माइक्रोब्स
रन होते हैं। When a vaccine is given to the healthy person, antibodies of the vaccine is specially required to fight the microbes are produced. ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करता है तो इसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है। These antibodies stay in the body of the protect itself against the particle disease in future. ये एंटीबॉडी जो होता है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, फ्यूचर में अगर फर्दर अटैक हुआ देन उसके लिए वो स्टोर हो जाता है। These antibody generate immunity in the body against that disease. इस तरीके से ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन और द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दिस डे वैक्सीन अगेंस्ट द सेवरल डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, diphtheria, hepatitis, polio are available everywhere. Yeast and bacteria are the rich in some protein. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे प्रोटीन और बहुत ज्यादा होता है, रिच होते हैं विटामिन में, सॉरी प्रोटीन में नहीं। Yeast and bacteria are rich in some vitamin, which why they are used to make some medicines such as vitamin B complex tablet. Insulin, a hormone produced by our pancreas. इंसुलिन हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियास होता है उसके थ्रू। ठीक है, हालांकि अभी ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, बाद में बताएंगे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है। तो पैनक्रियास से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। इंसुलिन का जो मेन काम होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन आपके बॉडी में कम प्रोड्यूस होगा देन आपके बॉडी में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हो। ठीक है, जनरली जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज हो जाता है अगर उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया इज यूज्ड टू ट्रीट द डायबिटीज पेशेंट व्हेन द इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बॉडी इज नॉट सफिशिएंट। जब हमारा पैनक्रियास खराब हो जाता है, वो वर्किंग नहीं करता है ना, देखा होगा ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखा गया है, उनको शुगर हो जाता है, तो उस समय बॉडी में इंसुलिन दिया जाता है और इंसुलिन को बनाने के लिए कुछ खास करके बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? आज के लिए यही टॉपिक छोड़ रहे हैं। ठीक है,